हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलॉन्ग। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आपकी सबसे फेवरेट वीडियो कि दीन जीए पे नोट्स कैसे बनाते हैं। अफेयर्स क्लाउड की जो आप पीडीएफ पढ़ने बोल रहे हो उस पीडीएफ को कैसे पढ़ते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ होती है वो कैसे पढ़ी जाती है। जो आप बोलते हो ना 300 पेज है, वो आप कैसे करते थे। तो मैं आज आपको बहुत ईजी बना दूंगी अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसका फॉर्मेट ये होगा कि मैं अफेयर्स क्लाउड की एक पीडीएफ ओपन करके रखी है मैंने, मार्च 2024 की है, ताकि बहुत रीसेंट पीडीएफ ही मैं आपको बता सकूँ। उस हिसाब से सेम तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगर आप पहले से किसी तरीके से पढ़ते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसी को फॉलो करना, क्योंकि अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करती है ना, तो हमेशा याद रखना उसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पीडीएफ को कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जैसे आपने देखी 340 पेज की पीडीएफ है, मार्च की 2023 की मैंने पीडीएफ उठाई है, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे ना तो पहले के जो स्टार्टिंग के हमारे ये जो पेजेस होते हैं, ठीक है, 7 पेजेस तो यूँ ही होते हैं। फर्स्ट 7 पेजेस आप देखोगे सिलेबस है, ठीक है। 7th पेज से शुरू है, फिर बीच में पीछे ऐसे 3-4 पेजेस ऐसे आ जाते हैं, उसमें सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे करके 340, ठीक है। इसमें से मैंने -10 तो मैं यूँ ही लगा लेती हूँ, ठीक है, इनके एडवर्टाइजमेंट्स के। बचे कितने? 330 पेज। और ये पीडीएफ 300 पेज से ज़्यादा की है। कोई पीडीएफ 200 पेजेस की भी होती है, उससे कम की भी होती है, ठीक है। 200 से कम तो नहीं होती, बट हाँ 250 के आसपास रहती है, 250 to 300 के आसपास रहती है, ठीक है। अब मैं आपके पेजेस और कम कर देती हूँ तो आपको अच्छा लगे कि पहले हाँ दी ने मेरे पेजेस कम कर दिए। उसके बाद बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। मैं क्या नहीं पढ़ती थी वो बताते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या नहीं करती थी, मैं ऑब्ituaries बिल्कुल नहीं करती थी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स नहीं देखती थी, इंपॉर्टेंट डेज नहीं देखती थी, इन्वायरमेंट वाली न्यूज़ नहीं देखती थी, ठीक है। ये हो गया क्यों नहीं, क्या नहीं देखती थी। अब क्यों नहीं देखती थी, ये सब ना करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होते? 60 नंबर 40 मार्क्स नंबर के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से कभी आते हैं, और इतने महीनों की मैं इतनी ऑब्ituaries, इतने न्यूज़ वगैरह ये सब की करूँ, उसमें से कुछ आए ना तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। वो 1-2 मार्क्स जाने भी सही रहता है, क्योंकि आप इतनी चीज़ करने जाओगे तो बाकी चीज़ें बाकी मंथ्स के छूट जाते हैं, करेक्ट। तो इनको छोड़ सकते हो। इनको कब करना है? अब जो मैंने आपको मैराथन क्लासेस लेने बोली है ना, जब एग्जाम आने वाले हैं, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्ituaries बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं ना, वो खुद ही वो जो टीचर्स है वो रिवाइज करा देते हैं, तो उसमें आपका कवर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपको क्या नहीं करना है। तो इन सबको मिला के आप देखोगे ना, तो मैंने इतने पेजेस तो आपके ऐसे ही कम कर दिए, करेक्ट। अब इसमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें, आप बैंक के एग्जाम्स दे रहे हो, करेक्ट। तो बैंक के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? बैंक न्यूज़ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला, ठीक है, बैंक एंड फाइनेंस न्यूज़, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फाइनेंशियल कुछ भी चेंज होगा, सबसे पहले इफेक्ट किस पे आएगा? बैंक पे आएगा। सबसे पहले इंप्लीमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ की। तो ऑब्वियसली एग्जाम में वही पूछा जाएगा कि आप जब पढ़ते हो तो आप उसको याद कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस क्या रखती है? ये वाली न्यूज़, इकोनॉमी एंड बिजनेस न्यूज़, क्योंकि अगर किसी बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस की न्यूज़ याद रखनी है, बट जो नवरत्नाज, महारत्नाज या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें अगर कोई छोटा सा भी चेंज आता है, आजकल जैसे यूनिकॉर्न्स वगैरह बहुत चले हुए हैं, एमएसएमईज बहुत चली हुई है, उनमें अगर छोटा सा भी चेंज आता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बैंकिंग पे पड़ेगा। हमें लोन्स देने होंगे, हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स करनी होगी, या हमारे एनपीएस हो रहे हैं, ये सब जो इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उसका सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है बैंकिंग सेक्टर में। इसलिए ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ से लेकर इकोनॉमी न्यूज़ है, 112 to 157, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इन्हें तो करना ही करना है, हर मंथ के सबसे पहले इन्हें ही करना है, ठीक है। ये यहाँ तक, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि सेकंड इंपॉर्टेंस क्या रखती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट में आती है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स 3 जगह काम आती है। आपके मेंस के एग्जाम में काम आएगी, आपके डिस्क्रिप्टिव में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, आपके जो इंटरव्यू है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती है आपसे। तो गवर्नमेंट स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर मेंस एग्जाम बट फॉर अदर एग्जाम्स, अदर पार्ट ऑफ दैट एग्जाम टू, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी बैंकिंग न्यूज़ है। गवर्नमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ आप मान लो कि 60% आपके एग्जाम का वेटेज लेके चलती है, जीए के एग्जाम्स का, ठीक है। उसके बाद आती है गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछ लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम आई है, कोई स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लाई है ना, पुरानी स्कीम्स भी पूछ लेते हैं। अगर पुरानी स्कीम्स एक्सटेंड की गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अभी भी, उसके बारे में पूछ लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये जो नेशनल अफेयर्स है उसके बाद ये करनी चाहिए, ठीक है। उसमें कैबिनेट अप्रूवल जैसे पीएम प्रेसिडेंट वगैरह ने कुछ अप्रूवल्स किए हैं या फिर कोई लॉन्चेस हुए हैं वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेट न्यूज़ करनी होती है। स्टेट में कितनी बार किसी स्टेट ने किसी से कोई फंड लिया होता है, किसी स्टेट में कोई लॉन्चेस किए होते हैं, कुछ फर्स्ट इन स्टेट्स होते हैं, जैसे कि किसी स्टेट ने पूरे इंडिया में फर्स्ट स्टेट है जिसने कुछ किया है, या फिर किसी स्टेट को कोई जीआई टैग मिला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी किसी कंट्री के साथ कोई डीलिंग हुई है, अग्रीमेंट साइन हुए हैं तो किस बारे में साइन हुए हैं। फॉरेन और इंडियन विजिट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इसमें जैसे कैसे विजिट्स हैं, कोई बहुत बड़े कोई पर्सनैलिटी है, जैसे किसी कंट्री के पीएम हमारी कंट्री में आ रहे हैं, किसी हमारी कंट्री के पीएम या कोई पॉलिटिकल पर्सन कहीं जा रहे हैं, या फिर कोई हमने किसी कंट्री में बाहर जाके कुछ किसी ने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है, वो सब विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि कमिटीज़ ये भी करनी है, एमओ अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशंस एंड मर्जर तक। अब आप बोलोगे कि सब इंपॉर्टेंट है, आप तो बोल रहे हो इस पीडीएफ को मैं छोटी करा दूंगी। इंपॉर्टेंट कैसे, मैं वो समझाती हूँ। इनमें ना हर चीज़ नहीं पढ़नी होती। क्या पढ़ना होता है, कोई ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की है, बैंकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की है। अब जैसे एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स है, अगर किसी दो बड़ी कंपनीज ने या फिर किसी एमएसएमई ने किसी कंपनी के साथ या फिर किसी बैंक ने दूसरे बैंक या दूसरी कंपनी के साथ अगर कोई एमओयू किया है, अग्रीमेंट किया है, तो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा कि वो नेशनली बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर मैं अगर बोलूँ किसी कमेटी या मीटिंग बैठी है, ठीक है, कोई नेशनल स्कीम आने वाली है, कोई नेशनल चेंजेस लाएंगे वो, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंटली एक कमेटी थी जिसने लॉ कुछ ऐसे चेंजेस लाए थे जिसमें जो जितने भी केस हियरिंग्स होते हैं वो मतलब पब्लिक होंगे, ऐसा कुछ आया था, मतलब ठीक है, वो लास्ट ईयर की न्यूज़ है, मुझे याद आ रहा है अभी कुछ। तो वो कमेटी इंपॉर्टेंट हो गई। जबकि आप सोचोगे लॉ से रिलेटेड मुझे क्या करना है, मैं तो बैंक में जाने वाला हूँ, बट ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सब में कैसे पढ़ना होता है, इन सब में हमें ये पढ़ना होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे, हमें सेलेक्ट करके पढ़ना होगा। सेलेक्ट कैसे करोगे, अपनी कैपेबिलिटी से। अब जैसे आप धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद रियलाइज होने लगेगा, नहीं यार ये तो नहीं आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगी कैसे मैं पढ़ती थी, ठीक है। इनमें आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे अवार्ड्स है, क्या सारे अवार्ड्स पढ़ने हैं? नहीं। अवार्ड्स में जैसे ऑस्कर्स है, नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, या फिर कोई बहुत सिग्निफिकेंट अवार्ड है, किसी बैंक से रिलेटेड अवार्ड मिला है, कोई किसी को इंटरनेशनली कोई अवार्ड मिला है, किसी नेशनल, जैसे किसी को, जैसे हमारे वो वाले अवार्ड्स होते हैं जो रिपब्लिक डे पे मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड, ये जो हमारे आर्मी रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, डिफेंस रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा अगर कोई अवार्ड आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ सकते हैं, करेक्ट। तो हमें सेलेक्टिव वे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं ऑलमोस्ट हमेशा छोड़ ही देती थी। मैं बस एक बार ओवरव्यू ले लेती थी कि इसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट, जैसे कोई इसरो ने कुछ लाया है, या फिर कोई डीआरडीओ ने कुछ लॉन्च किया है, या फिर कोई बहुत ही ऐसी कोई इन्वेंशन हो गई है जो हमारे कंट्री के लिए या फिर इंटरनेशनली कोई इन्वेंशन हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो देख लूँगी मैं, करेक्ट। उसके बाद डिफेंस में भी यही करती थी। डिफेंस में मैं सारी एक्सरसाइजेज नहीं पढ़ती थी। मैं क्या करती थी, डिफेंस में कोई इंडिया में कोई एक्सरसाइज हुई है या फिर कोई एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व है, मल्टीपल नेशंस, तो मैं करती थी, ठीक है। एक्सरसाइज में ऐसे कंप्लीट करती थी, ठीक है। उसके बाद कोई डीआरडीओ ने लॉन्च किया है कुछ, तो मैं उम्मीद करती थी, ठीक है, डीआरडीओ के लॉन्चेस देख लेती थी। फिर देखो डिफेंस में ना एक चीज़ ज़रूर करना, नेवी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नेवी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फिर कोई जेट्स लिए हमारी कंट्री में, जैसे पहले थोड़े टाइम पहले फाइटर जेट्स लिए थे रशिया से, वो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद हम बात करें रेलवे से रिलेटेड, अगर कोई न्यूज़ आ रही है कहीं पे भी, रेलवेज की बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें आती है वो पढ़ लो। या फिर कहीं आ रहा है कि कोई टारगेट्स हैं कि हमारी कंट्री ने कार्बन एमिशन का ये टारगेट रखा है, पेट्रोल एंड एथेनॉल का ये टारगेट रखा है, वो देख लो। अब स्पोर्ट्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कितना करें। मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे को ना कभी स्पोर्ट्स न्यूज़ ज़्यादा याद नहीं होती थी, बट मैं छोड़ती भी नहीं थी। स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, टेनिस है, टेनिस में जो 4 इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं वो देख लो। ये देख लेना कि टेनिस में वो कहाँ पे होते हैं, कौन सी फील्ड पे होते हैं, ये सब देख लेना। उसमें जो वुमेन में फर्स्ट आई है, मेल में फर्स्ट आए हैं, जो मिक्स डबल्स में फर्स्ट आए वो देख लो। अगर कोई इंडियन रनर अप में भी आए वो देख लो, ठीक है। फिर क्रिकेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इंडिया में क्रिकेट के बिना तो कुछ होना ही है, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड क्या, अगर किसी कोई क्रिकेट से ब्रांड एम्बेसडर भी बना है वो भी देख लो कि अगर क्रिकेट रिलेटेड फील्ड में कोई ब्रांड एम्बेसडर बना है। हॉकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ऐसे करके आपकी जो F1 रेसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। F1 रेसेस में क्या होता है ना कि जनरली जो हमारे जितने भी F1 रेसेस होते हैं उसमें जनरली 1 या 2 जन होते हैं जो पूरे साल जीत रहे होते हैं। वो उनको बस आपको देखना होता है कि कौन किस में जीता है। उन 2 नाम को याद रख लो कि इस आदमी ने ये जीते, इस आदमी ने ये जीते, ठीक है। तो ये हो गया हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। आई होप आप समझ पाए हो। अब आगे बढ़ते हैं कि इन सबको पढ़ना कैसे, ठीक है। रही हूँ तो मैं सबसे पहले आपको वही PDF, मैं अगर आपको जहाँ से भी एग्जाम, मैं एक तरह का टॉपिक उठा रही हूँ, उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे करती हूँ। तो मैंने उठाई है RBI न्यूज़, क्योंकि RBI बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट, RBI न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो मैं उसी को पढ़ के बताती हूँ मैं उसे कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। देखो, फाइनेंस लिटरेसी वीक 2024, RBI अनाउंसेस फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियलथॉन फॉर PG स्टूडेंट्स। तो RBI ने क्या लॉन्च किया है, फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन, इसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया। फॉर PG स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को PG स्टूडेंट बोलते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। ये जो आइडियाथॉन है वो ऑर्गेनाइज किया गया RBI की फाइनेंशियल, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर साल ये लॉन्च की जाती है। तो ये मैंने इसके देखो क्या हुआ, RBI की एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हुई थी। कब हुई थी, 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 को हुई थी। उसके अंदर क्या हुआ, एक आइडियाथॉन हुआ था। आइडियाथॉन क्या हो गया, मैराथन होता है, उसकी तरह एक आइडिया का मैराथन हुआ था। तो आइडियाथॉन, तो फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन हुआ था। इससे इस डेट के बीच में कब किसने लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था, RBI की फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में, ठीक है। इसका थीम, जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक थी, इसका थीम क्या था, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ये हो गई मेरी ये वाली न्यूज़, ठीक है। अब इसके बारे में बस, अब ये वाला पढ़ना कैसे है, देखो इसको मैं टिक नहीं करूँगी, मैं इसको देख लूँगी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक क्या होती है, उसके बारे में मैं सिर्फ पढ़ लूँगी। कब स्टार्ट हुई थी, 2016 में। ये नहीं इंपॉर्टेंट है इतना, ये अगर क्वेश्चन आना ही नहीं है, आ भी गया तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या, ये क्यों पढ़ती हूँ मैं, ये पढ़ने से क्या होता है, अगर मुझे कहीं पे ये आगे दिखती है ना तो मुझे याद रहता है, मैं इंटरव्यू में ना बोल सकती हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, RBI ऐसा ऐसा भी कराती है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एक बार इसको रीडिंग कर लोगे ना तो एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो वो भी पता चल जाता है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्या था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एडवांटेजेस ऑफ इनकलकेटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन सब में इनकलकेट करने के लिए, सबको बताने के लिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लिटरेसी वीक स्टार्ट की गई, ठीक है। अब ये जो आइडियाथॉन हुआ था उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आइडियाथॉन कॉल्स फॉर इनोवेटिव आइडियाज फॉर क्रिएटिव न्यू स्ट्रैटेजीज एंड टेक्स इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। और हाँ, अगर आप ये वाली PDF पढ़ते हो ना तो जो आप बोलते हो मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं इंग्लिश के लिए, वो भी अच्छी होती है। जो निमिषा मैम स्किमिंग बोलती है ना, उस स्किमिंग के थ्रू ही मेरे को ये करना ईजी हो गया था। अब जैसे आप ये वाला देख रहे थे, मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, करेक्ट, बट मैं लिटरली इस टाइम पे पहुँच गई क्योंकि मुझे समझ आ गया बीच का इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये तरीका होता है स्किम करने का, ठीक है। पता चलने लग जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। अब देखो टाइटल, पार्टिसिपेंट्स शुड सबमिट अ पेपर ऑन मॉनिटरी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स। ये देख सकते हो एक बार कि किस चीज़ में इनको आइडियाज देने थे, ठीक है। उन्हें एक पेपर सबमिट करना था इस चीज़ पे, मनी मैटर्स ऑफ यंग एडल्ट्स, रीथिंक आउटरीच स्ट्रैटेजीज। इस पर 2000 वर्ड का एक आर्टिकल देना था, ठीक है। ये टाइमलाइन ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, आप एक बार ये देख सकते हो कि 1 लाख का फर्स्ट प्राइज़ है, 75,000 का सेकंड प्राइज़ है, 50,000 का थर्ड प्राइज़ है, ठीक है। तो अब ये पूरी न्यूज़ क्या हो गई, RBI की एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, उसमें एक आइडियाथॉन हुआ। ये लिटरेसी वीक कब हुई थी, इस डेट से इस वीक डेट हुई थी। पहले इन तीनों चीज़ को पढ़ लो, ठीक है, कि लिटरेसी वीक, डेट, उसका थीम, करेक्ट। उसके बाद देखो कि उस आइडिया जो हमारी लिटरेसी वीक थी उसके अंदर क्या हुआ, ये हुआ था फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन, किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। उसमें क्या पूछा गया था उनसे, एक आर्टिकल लिखवाया गया था मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स के लिए, कि यंग एडल्ट जो होते हैं हमारे जैसे, या हम लोग यंग एडल्ट्स हैं भी, ठीक है, तो उनके लिए मनी मैटर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ पे उन्हें लिखना था, ठीक है। उस पर एक प्राइज़ भी था कि जो जीतेगा उसे 1 लाख मिलेगा, उसके बाद 75,000, 50,000 ऐसे करके प्राइस थे, ठीक है। ये हो गया हमारा तरीका। अब मैं आपको बोलती हूँ ना कि इस वाली PDF में एक्स्ट्रा न्यूज़ भी मिलती है। तो देखो, अदर फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव्स ऑफ RBI, इसमें और चीज़ें भी बता दी इस न्यूज़ के अलावा भी, ठीक है। तो RBI प्रोवाइड्स रिसोर्सेज इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये बस पढ़ लो, रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये भी प्रोवाइड करता है RBI की फाइनेंशियल लिटरेसी के अलावा क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो बताए गए यहाँ पे। तो अब अगर आप देख लोगे, आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन
कौन चलाता है। तो अभी आपने ये देख लिया, ये न्यूज़ का पार्ट तो नहीं था, बट क्योंकि इस पीडीएफ में है, आपने अभी देख लिया, तो आप लर्न कर लोगे कि ये जो सेंटर है वो कौन चलाता है, आरबीआई चलाता है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते तो आप कंफ्यूज हो सकते, वहाँ पे वो ऑप्शन दे देते फिनेंस डिपार्टमेंट चलाता है गवर्नमेंट का, कि कोई सेबी चलाता है, कौन चलाता है, आपको नहीं समझ आता है आरबीआई चलाता है। बट क्योंकि आपने यहाँ पढ़ लिया और लर्न कर लिया, तो आपको पता है कि आरबीआई चलाता है, जबकि ये न्यूज़ का पार्ट भी नहीं था। तो ऐसे आपकी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ में होती रहती है इस पीडीएफ में, ठीक है। अब नेशनल स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन है, ठीक है, तो ये भी आरबीआई चलाता है, ये भी आपको एक स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, और ये तो हो गया आरबीआई का स्टैटिक जीके। तो ये तरीका होता है एक पीडीएफ को पढ़ने का, ठीक है। अब आगे बताऊँ मैं, देखो जैसे इसमें दिया हुआ है फार्मर्स एनरोलमेंट अंडर पीएमबीएफवाई FBY इंक्रीज फ्रॉम 20। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती कि क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ है, सबसे पहले मैं नीचे जाती, मैं देखती इस स्कीम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ करा करो, इसमें ये स्टैटिक अवेयरनेस देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको लॉन्च किया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है किसी भी स्कीम को, कब लॉन्च किया था, 2016 में, इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ये वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, तो आप समझ रहे कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में हर चीज़ पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से मैंने, तो अब देखो मैंने स्कीम का, क्योंकि मैंने पढ़ लिया कि इस स्कीम के बारे में, तो मुझे खुद आइडिया लग गया स्कीम इंपॉर्टेंट है कि, उसके बाद मैं इसकी न्यूज़ देख लूँगी, ठीक है। अब देखो पीएमएफबीवाई वाज इनिशियली कंपलसरी फॉर लोन नी अवेलिंग क्रॉप लोन हैज़, ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। टू ऑफर फिनेंशियल सपोर्ट, किस लिए बनाई गई थी, फिनेंशियल सपोर्ट टू स्टेबलाइज फार्मर्स, ये हमें पता ही है, फिर भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय फार्मर्स विल बी 2% ऑफ ऑल खारिफ क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कितना प्रीमियम उन्हें पे करना पड़ता है, जितना भी उनका खारिफ क्रॉप्स है या फिर ऑयल सीड क्रॉप्स है उसका 2%, ठीक है। 1.5% फॉर राबी क्रॉप्स एंड ऑयल सीड फूड्स एंड 5% फॉर ये वाला, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर आऊँगी, मैं पढ़ूंगी इसमें अभी रिसेंट चेंज क्या आया है, ठीक है। रिसेंट चेंज क्या आया, जो हमारे फार्मर्स इसके अंदर इनरोल होते हैं उस, अच्छा इसमें बताया गया है कि फार्मर्स एनरोलमेंट अंडर दिस स्कीम, जितने भी फार्मर्स ने इस स्कीम को लिया है, इसके अंदर इंश्योरेंस, इसके अंडर में इंश्योरेंस लिया है, वो कितने से इंक्रीज होगा, 27% इन द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट जो फिजिकल ईयर था उसमें 27% मोर फार्मर्स ने इसमें इनरोल किया है, ठीक है। सो फार इतने फार्मर्स हैं, जिस 56.80 करोड़ फार्मर्स इस पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। और इतने फार्मर्स को अभी तक उनका क्लेम मिल भी चुका है, क्योंकि क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ होता है और बहुत सारी फसलें खराब होती है, तो उनको इतने लोगों ने जो इनरोल कर लिया, इतनों को जो लॉस हुआ था उसका इंश्योरेंस क्लेम वापस मिल चुका है, ये बस में बताया गया है। तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये सब डेटा आपको याद करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन काउंट, द एप्लीकेशन काउंट हैज़ विटनेस्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सिंस देखो अब जैसे मैंने ये पढ़ा, मुझे आइडिया लग गया कि एप्लीकेशन से मुझे कोई मतलब नहीं, कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया था और उसमें से कितने लोगों को इंश्योरेंस अप्रूव हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिंस 2016 फार्मर्स हैव, अगर ये कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम होता तो उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता, करेक्ट। फार्मर्स हैव पेड अराउंड दिस मच करोड़ एज देयर शेयर ऑफ प्रीमियम अगेंस्ट विच, इतना उन्होंने प्रीमियम मिल दिया है, उसके अगेंस्ट उनको इतने का क्लेम मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मोर देन 42% ऑफ टोटल फार्मर्स इंश्योर्ड आर नॉन लोनी फार्मर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या फिर एक बार बस इसको पढ़ सकते हो कि हाँ मतलब नॉन लोनी फार्मर्स मतलब जिन्होंने लोन नहीं ले रखा है बट उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया है, वो फार्मर्स है 42% जो इसमें इनरोल हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पीरियडिकली रिवाइज द ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड पीएमपी टू इंश्योर, ये सब पढ़ लो, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। टू इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन कवरेज अंडर पीएमएफबीवाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन सेवरल मेजर्स, इंक्रीज इन टेन्योर टू 3 years फॉर सिलेक्शन ऑफ, अब गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किए हैं, टेन्योर को 3 साल से बढ़ा दिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इन्फ्यूजन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज आई है, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो 4 टेक्नोलॉजीज के नाम दिए गए, पहले तो जैसे आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है बता दो, ठीक है। उसके बाद आ सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है वो किस स्कीम के अंडर आती है या फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो क्योंकि इस स्कीम को ये डिपार्टमेंट चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई है। तो इस तरह से एक न्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी न्यूज़ को पढ़ने का। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैं जो मैंने आपको बोला था ना, कुछ न्यूज़ जो मैं ऐसे ही स्किप कर देती थी, थोड़ी थोड़ी पढ़ती थी, सेलेक्ट करके पढ़ती थी, वो कैसे पढ़ती थी, ठीक है। अब इसमें मैं आगे बताती हूँ, सपोज, ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट की कोई लॉन्चेस है, ठीक है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसको मैंने अच्छे से कर लिया, ये वाली भी मैं अच्छे से कर लूँगी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब जैसे कोई स्टेट न्यूज़ है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो मैं उसको ऐसे पढ़ूंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है पीएम मोदी लॉन्चेस महातारी वंदना योजना स्कीम इन छत्तीसगढ़। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम होती है ना, उनकी जो हेडलाइन, जैसे ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली, ठीक है, मैं बस पढ़ लूँगी कौन सी स्कीम पहले कहाँ लॉन्च हुई है, ठीक है। तो महातारी वंदना योजना कहाँ लॉन्च हुई है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको मैं पूरी रीडिंग तो ज़रूर करूँगी, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, उसको मैं देख लूँगी, ठीक है। अब जैसे पीएम ऑल्सो डिस्पर्स्ड 6 इतने का इसमें अभी तक पैसे दे दिए गए स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। स्कीम का पर्पस क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, कितने की एड प्रोवाइड करेंगे, ₹1000 पर मंथ, किसको, मैरिड वुमेन को प्रोवाइड करेंगे ऑफ द स्टेट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब जैसे मेरे को यहाँ देखा डीबीटी, ठीक है, डीबीटी बहुत जगह आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। तो जब मुझे ये दिखेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं सीधा जाऊँगी गूगल पर, मैं सर्च करूँगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। वैसे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है आप उसको गूगल कर लो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें अब देखो मेरे को एक वो मिल गई कि स्टार्टिंग न्यूज़ की चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, विष्णुदेव साई जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन है वो पता लग गया मुझे। इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लिया हमने। और अब एलिजिबिलिटी क्या है वो पढ़ लो कि 21 ईयर से ऊपर की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग विडोज एंड डिवोर्स सब अलाउड है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 70 लाख वुमेन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ है। और इसकी स्टैटिक पढ़ ली, आपने बोला था कि बाकी सब जो है उसको कैसे करते हैं, जो आपने बोला था सिलेक्शन करके पढ़ना होता है, मैं वो बताती हूँ, ठीक है। इसमें मैं बता रही हूँ अवार्ड्स कैसे पढ़ने होते हैं, ठीक है, कि कौन से अवार्ड इंपॉर्टेंट है कैसे नहीं, वो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। देखो अब फर्स्ट अवार्ड यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं 96 अकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर्स, अकेडमी अवार्ड्स क्या, ऑस्कर्स, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो ही गए, मतलब इन्हें तो करना ही है हमें, इन्हें एकदम डिटेल में करेंगे। अब कुछ जैसे मैंने पिछली वाली न्यूज़ आरबीआई वाले में बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें स्टैटिक से लेके हर चीज़ पढ़नी, ठीक है। कैसे, कौन सी वाली एडिशन थी इस ऑस्कर अवार्ड्स की, 96th एडिशन थी, ठीक है। अगर मैं इसे एक बार रिमूव करूँ, देखो 96th अकेडमी अवार्ड्स थे, ठीक है। तो 96th को एक बार स्टार मार्क कर लो, आपको याद होना चाहिए कौन सा एडिशन है, वो वहाँ पे पूछ लेंगे, ठीक है। अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं ऑस्कर्स को भी, ठीक है। अब ये छोड़ दो, ठीक है। अब द विनर्स ऑफ 96th अकेडमी अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एट, अब ये कहाँ हुआ था, ये दिया हुआ है कि इस थिएटर में हुआ था, इस जगह पे यूएसए के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर के ओवेशन हॉलीवुड हॉल में हुआ था ये, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट ऑनर्स मूवीज रिलीज्ड इन 2023, ठीक है। द सेरेमनी वॉज होस्टेड बाय, किसने होस्ट की थी, होस्टेड बाय अमेरिकन कॉमेडियन जिमी किमेल, ठीक है। इसका नाम याद कर लो, ये बहुत फेमस भी अगर आप मतलब देखते हो तो, ठीक है। ये कितनी बार होस्ट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ठीक है, किसने मिला, किसको सबसे ज़्यादा इसमें हाईलाइट्स दिए हुए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो देखो ओपनहाइमर जो मूवी है उसको मिले थे 7 अवार्ड्स जीते इस मूवी ने, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्टर कौन, इसकी तो हर चीज़ पढ़ लेना कि इसके डायरेक्टर कौन थे, क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन थे, सिलियन मर्फी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन थे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है। ये सब नाम आपको याद भी होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है, तो आपको इतनी डिफिकल्टी भी नहीं होगी। फिल्म एडिटिंग ये सब छोड़ सकते हो, सिनेमाटोग्राफी छोड़ सकते हो, म्यूजिक किसने दिया था ये भी छोड़ सकते हो। पुअर थिंग्स, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर का नाम पढ़ लिया, बेस्ट एक्टर का नाम पढ़ लिया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नाम पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड थिंग इसमें बताया, पुअर थिंग्स वॉन 4 अवार्ड्स, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, प्रोडक्शन डिज़ाइन इंक्लूडिंग, अच्छा किस चीज़ का अवार्ड मिला है वो यहाँ बताया गया। हाँ देखो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोला इसमें छोड़ सकते हो, तो देखो इसमें 7 अवार्ड किस में मिले, इसके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। अब ये जो है ना, मैं इनके नाम पढ़ने छोड़ने बोला था, अब नाम छोड़ देना, बट ये ज़रूर याद रखना कि इनको फिल्म एडिटिंग में अवार्ड मिला है, इनको सिनेमाटोग्राफी में अवार्ड मिला है, इनको म्यूजिक में अवार्ड मिला है और इनको बेस्ट पिक्चर में अवार्ड मिला है। तो ये 7 अवार्ड्स किस किस कैटेगरी में मिले वो।
अब इनको बोल मैं देखूँ पुअर थिंग्स को 4 अवार्ड मिले, तो किस किस चीज़ में मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है, प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए मिला है, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए और कस्टम डिज़ाइन के लिए, ठीक है। द जोन ऑफ इंटरेस्ट वन 2 ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। जोन ऑफ इंटरेस्ट वन 2 ऑस्कर अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट साउंड, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इसमें किस किस ने क्या क्या जीता वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ओपेनहाइमर में करने की जरूरत थी, ठीक है। ये हो गई, इस तरह से हमने ये अवार्ड्स कवर कर लिए, ठीक है। इट वॉज अ फिल्म, ऐसे करके मतलब आप इसकी पूरी ये पढ़ लेना, इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। एमा स्टोन को अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, इस तरह से आपने पढ़ लिया। अब मैं बताती हूँ अगर कोई न्यूज़ है, और देखो ये तो इसके हाईलाइट्स दिए थे ना, अब आपको याद करना है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्टली, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बस आपको रटना है। ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लिया मैंने, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। ये करनी है, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिल्म डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इंपॉर्टेंट है। फिल्म एडिटिंग छोड़ दी, इंटरनेशनल फीचर फिल्म इंपॉर्टेंट हो गई, ये छोड़ दिया। म्यूज़िक कर सकते हो, म्यूज़िक ओरिजिनल सॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। ये डिज़ाइन, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये राइटिंग कर सकते हो, राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन पे कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका होता है इस न्यूज़ को पढ़ने का। बाकी आप देखते जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। अगर किसी इंडियन को कुछ मिला है वो पढ़ लेना कि किस चीज़ में मिला है, ठीक है। उसके बाद इंडियन एट ऑस्कर अवार्ड्स कुछ मिला है तो पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ये होती है ये पढ़ लिया, ठीक है। इस तरह से हमने ये न्यूज़ कर ली, ठीक है। अब सेकंड है संगीत नाटक अकेडमी ऑफ ऑनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसको भी उसी तरीके से पढ़ना है आपको जैसे मैंने ऊपर बताया, उसमें इस टेबल से कर लो, ठीक है। विनर्स ऑफ उस्ताद, ये वाला मैं नहीं करती, ये जो पुरस्कार अवार्ड है ये मैं नहीं करती, ठीक है। पुरस्कार अवार्ड है ये मैं नहीं करती क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो ये वाला बस मैं ये कर लेती, मैं ये नाम पढ़ लेती कि किसको क्या मिला, इसको एक बार रीडिंग मार लेती, इसमें हर किसी को क्या क्या मिला है वो पढ़ने का। आप देखोगे ना, मैं 10 मिनट में 4 से 5 पेज कर लेती थी, क्योंकि इनमें ना सब लर्न नहीं करना होता है। अब मैंने ये पूरा कर लिया, ठीक है। मैंने आज के 1.5 घंटे इसके 10, आप मान के चलो मैंने 10-15 पेज, आप अगर अपनी स्पीड से कर रहे हो तो आपने 10-15 पेज 1 घंटे में कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट 1 आवर आप जो भी आपने नोट्स बनाए ना उसको ऊपर से फिर से पढ़ना स्टार्ट करोगे। आप जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज़ करोगे। और ये जो नेक्स्ट 1 घंटा है वो कब करना है, ये नेक्स्ट 1 घंटा शाम को करना है। अगर आप सुबह ये कर रहे हो, शाम को इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। ये तरीका होता है एक PDF पढ़ने का। इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपने पढ़ ली, ये आपकी 15-20 दिन में ये PDF ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये करोगे कि आप जाओगे अपने क्या बोलते हैं, अपनी PDF ख़त्म कर दी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि नेक्स्ट PDF जब स्टार्ट करोगे तो रोज़ इस PDF के 5-5 पेज रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप साथ में पेजेस रिवाइज़ करते रहोगे। अब आपने 5 दिन में ये PDF रिवाइज़ कर लोगे, फिर उसके बाद जो पिछले मंथ एक और मंथ ख़त्म हो चुकी होगी उसको फिर रिवाइज़ करना स्टार्ट, ऐसे करके आपके एक मंथ के 5-6 रिविज़न हो जाएंगे, गारंटी हो। तो ये तरीका है अफेयर्स क्लाउड की PDF करने का और अपनी करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है, जो आपको डर रहता है उसको ख़त्म करने का कि अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़ के मैं कैसे ख़त्म करूँगा। तो आई होप आई कुड मेक आई कुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अफेयर्स क्लाउड की PDF कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप ऐसा ही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि नहीं। अगर आप कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो वो भी बताना कॉमेंट्स में, क्योंकि बहुत लोगों को वो हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ you like this video, please like my video, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.